हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पांडे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और वस्तु प्रकार पढ़े थे, अंतिम तथा मध्यवर्ती। हमने जाना था अंतिम क्या है, मध्यवर्ती क्या है। और दोस्तों फिर इसी टॉपिक का जो हमारा लास्ट, जो आपको ये जो दो नोट में मैंने लिख रखे हैं, पहला और दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अंतिम और मध्यवर्ती में बिल्कुल अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान समझेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, नोट डाल के मैंने लिख रखा है, पहला पॉइंट, एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। यानी कि जो आपकी जो फाइनल गुड है और इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुएं। इसमें जो मैंने बोल रखा है, देखिए इस लाइन को जो ध्यान से देखिए दोबारा से, एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। यानी कि जो आपकी एक ही वस्तु दोनों ही हो सकती है, अंतिम तथा मध्यवर्ती। आप सोच रहे होंगे दोनों कैसे हो सकती है, तो ये बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए दूध, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका दूध। एग्जाम्पल दूध ले लेता हूँ मैं। अब देखिए, अगर वही एक उत्पादक कोई भी हो सकता है, एक हलवाई भी प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो चीज़ बना रहा है, निर्माण कर रहा है, तो वो भी क्या है, उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, उत्पादक की डेफिनेशन क्या है, किसी वस्तु या सेवाओं का निर्माण या उसका उत्पादन करने वाला उत्पादक होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है, हम दूध ले रहे हैं। अब मान लीजिए वो एक हलवाई के पास है, तो हलवाई क्या है, हलवाई के लिए वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। कैसे, क्योंकि वो दूध उसके लिए कच्चा माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, वो उसको किसी और वस्तु में बदल कर उसका दोबारा से उत्पादन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, और उसके मूल्य में भी वृद्धि कर सकता है। दूध को उन्होंने जला के खोआ बनाया। दूध कहाँ 60 रुपये किलो, खोआ बेचेगा वो 300 रुपये किलो। तो क्या है, दूध से खोआ बनाया और इसके क्या है, प्राइस में भी राइजिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, और वही अगर इसी दूध को कोई गृहस्थ, कोई हाउस होल्ड, कोई परिवार यूज़ करेगा, तो उसके लिए क्या है, अंतिम वस्तु होगी। क्योंकि दूध का क्या करेगा, वो खीर बना लेगा, चाय बना लेगा, या कुछ भी कर लेगा, खाएगा पिएगा, ख़त्म कर लेगा उसको। वो कोई उससे कोई नया उत्पादन नहीं करेगा, वो उसको अपने क्या है, उपभोग के रूप में ले लेगा, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फिकेशन के लिए अपने वस्तु को यूज़ कर लेगा उपभोग के लिए। तो उसमें ना इसने रिप्रोडक्शन करा, ना इसने प्राइस में गेन करा, इसने बस अपना क्या है, संतुष्टि प्राप्त करी, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करा। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा हिल गया। तो ये अब आप इसमें समझ रहे होंगे कि एक वस्तु अंतिम मध्यवर्ती तब कैसे हो सकती है, उपयोग के आधार पर। यानी कि वो उपयोग पर, वो डिपेंड किस पर करती है, यूज़ पर, कि यूज़ कौन कर रहा है उसको। यानी कि यूज़ कौन कर रहा है, उपभोक्ता कर रहा है या उत्पादक कर रहा है। उत्पादक कर रहा होगा तो यही वस्तु उसके लिए क्या है, कच्चा माल, यानी मध्यवर्ती बन गई। और वही इसको एक परिवार यूज़ कर रहा है, तो वही उसके लिए क्या बन गई, अंतिम वस्तु। तो यानी कि एक वस्तु अंतिम मध्यवर्ती दोनों हो सकती है, लेकिन कैसे, वो उपयोग पर निर्भर करता है। उसे उपयोग कौन कर रहा है, उसको यूज़ कौन कर रहा है, और उसके यूज़ पर, कि उसका किस तरह से यूज़ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसका किस तरह से यूज़ हो रहा है, उसका कहते हैं फाइनल गुड के रूप में यूज़ हो रहा है, या उसका इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल के रूप में उसका यूज़ हो रहा है। तो ये हमने जाना पहला पॉइंट। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। दूसरा पॉइंट है, वस्तुओं का अंतिम उपयोग ही महत्व रखता है। देखिए, इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि अंतिम उपयोग ही महत्व रखता है, यानी कि देखिए किसी भी वस्तु को आपको पहचानना है कि वो मध्यवर्ती है या अंतिम है, तो उसका उपयोग महत्व रखता है। अब उसका उपयोग अंतिम ही है तो अंतिम होगी, और उपयोग अंतिम नहीं है तो मध्यवर्ती होगी। बात ध्यान रखना। और अंतिम उपयोग कैसा हो सकता है, अंतिम उपयोगकर्ता के द्वारा। क्या बोला मैंने, अंतिम उपयोग कैसा हो सकता है, अंतिम उपयोगकर्ता के द्वारा। यानी कि जो उसका फाइनल यूज़र है, वो कौन है, वो उसका फाइनल यूज़ कर रहा है, तो वो क्या है, वो फाइनल गुड्स हो जाएगी। उसका फाइनल यूज़र नहीं है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड हो सकती है। जैसे कि देखिए, फाइनल यूज़र में आपका प्रोड्यूसर भी आता है और कंज्यूमर भी आता है। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन भी है और कंजप्शन भी है, इसमें उपभोग भी आपका अंतिम में आ सकता है और उत्पादक भी अंतिम में आ सकता है। देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अपने लॉजिक और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए, अंतिम मध्यवर्ती में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत बच्चों को आ जाती है कि कैसे क्या क्या नहीं क्या। कि देखिए, बस आपको सिंपल यूज़ रखना है कि यूज़
मेन सारी जो बात कहानी होती है वो यूज़ पे होती है, तो यूज़ कौन कर रहा है और किस प्रकार से किस रूप में यूज़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। तो देखिए इसमें वस्तु का अंत उपयोगी महत्व रखता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक चीज़ बोली कि अंत उपयोग तब होगा जब वो अंतिम उपयोगकर्ता के द्वारा यूज़ होगा, अंतिम उपयोगकर्ता के द्वारा होगा, तभी तो अंतिम होगा वो। क्योंकि अंतिम वस्तु का जो प्रयोगकर्ता कौन होता है, अंतिम ही तो होता है। अब मान लीजिए दूध का अंतिम उपयोगकर्ता कौन है, मान लीजिए अंतिम उपयोगकर्ता परिवार हो गया, तो उसके लिए वो दूध क्या बन गया, अंतिम वस्तु बन गई ना। और वही उत्पादक कच्चे माल के रूप में कर रहा है तो उसके लिए मध्यवर्ती बन गई। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा कि उसका अंतिम प्रयोगी होना चाहिए, महत्व रखता है। अब मान लीजिए उत्पादक है, उत्पादक के लिए एक ही वस्तु, उत्पादक क्या है, उत्पादक आपका अंतिम उपयोगकर्ता भी, अंतिम उपयोगकर्ता नहीं भी है। लेकिन आपको भोक्ता वो हमेशा अंतिम उपयोगकर्ता होता है, ये बात ध्यान रखना। आपको जो भोक्ता है वो हमेशा अंतिम फाइनल यूज़र होता है। क्योंकि क्या है, वो कच्चा माल, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड कोई होता ही नहीं है, उसके लिए हमेशा सभी क्या है, फाइनल गुड होता है उसकी। क्योंकि वो कोई भी वस्तु का, कोई भी गुड्स का, कोई भी सर्विस का जो भी कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है, वो हमेशा अपनी क्या है, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है, यानी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करता है। ये बात ध्यान रखना। मान लीजिए भोगते हैं यानी कि हम लोग, क्या आप लोग प्रोड्यूसर हो, क्या आप कुछ चीज़ बनाते हो, नहीं। अब आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, वो किस लिए खरीद रहे हो, बेचने के लिए या उसको बदलने के लिए, उसका रिप्रोडक्शन करके उसका मूल्य बढ़ा कर मार्केट में उतारने के लिए, नहीं ना। आप कुछ भी खरीदते हो, खाने से लेकर पहनने तक की कोई भी चीज़, वो किस लिए खरीदते हो, अपने आप की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आपका जो गुड्स है वो फाइनली तो होगा हमेशा, इंटरमीडिएट तो आप हो ही नहीं सकते। तो उपभोक्ता कभी भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स उसके लिए कोई होता ही नहीं, फाइनल गुड्स होते हैं सारे, जो भी उसके हाथ में आएगा वो फाइनल गुड्स होगा। बात ध्यान रखना। क्योंकि पेपर में क्या है, बोर्ड वाले क्या थोड़ा सा इस बार क्या कर देंगे, क्या करते हैं, कई बार देते हैं कि बताइए कि ये एक परिवार द्वारा ये वस्तु यूज़ की जा रही है, ठीक है, और एक उत्पादक द्वारा यूज़ की जा रही है, तो बताइए इनमें से अंतिम और मध्यवर्ती कौन कौन सी वस्तु हैं और क्यों है, रीज़न बताना पड़ेगा। तो आपको एक बात समझनी होगी, जो उपभोक्ता द्वारा यूज़ हो रही है वो हमेशा अंतिम ही होगी और उत्पादक द्वारा दोनों होगी। मतलब आंसर में आपको दोनों नहीं लिखनी होगी, कहीं लिख दो कि आप ये दूध अंतिम भी है उत्पादक के लिए और वो भी मध्यवर्ती। देखिए वो सिचुएशन पे यूज़ होगी कि उत्पादक उसे किस तरह से यूज़ कर रहा है। देखिए उपभोक्ता के लिए तो हमेशा उपभोक्ता यूज़ हमेशा अंतिम के रूप में करेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो प्रोड्यूसर होगा वो दोनों ही रूप में यूज़ कर सकता है, अंतिम में भी और क्या है, इंटरमीडिएट में भी। देखिए मैं बहुत कैसे समझाता हूँ आपको उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, प्रोड्यूसर है, मान लीजिए आप ले लीजिए अपने आप को, ठीक है दोस्तों। आप मान लीजिए किसी आपकी कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, आपकी कोई कारखाना है, तो अपने कारखाने में आपके डाइस बनते हैं, लोहे के डाई, ठीक है दोस्तों। अब ज़्यादा दिमाग मत लड़ाना कि डाई वाई होती क्या है, इसमें बस एक समझ लो, फैक्ट्री लोहे के डाई, मान लीजिए कि लोहे का क्या है, एक तरह से सांचा टाइप में आपका बनता है, तो वो ये चीज़ है, इसमें आप दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको मान लीजिए फैक्ट्री है, आप डाई बनाते हो लोहे की, तो आपने उत्पादक ने प्लांट और मशीन बैठाई, तो वो उसके लिए क्या, अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा, जो प्लांट मशीन है वो अंतिम होगी उत्पादक के या मध्यवर्ती, सोच लीजिए, चलिए सोच लिया आपने, कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर होगा लिख के बताना। देखिए मैं बताता हूँ, अंतिम होगी। अब आप सोच रहे होंगे उत्पादक ने तो अंतिम कैसे, वो तो उससे उत्पादन करेगा। अरे उससे उत्पादन करेगा ना, उसको थोड़ी बदल देगा, मशीन तो मशीन ही रहेगी, मशीन से उत्पादन करेगा ना, लेकिन मशीन तो अंतिम रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो मशीन क्या है, फाइनल यूज़र है मशीन का, मशीन के बाद, क्योंकि वो उसके बाद कोई यूज़ थोड़ी करेगा, समझ रहे हो। फाइनल मैंने क्या बोला, हेडिंग पढ़िए, अंतिम उपयोगी महत्व रखता है, अंतिम उपयोगी महत्व रखता है, क्योंकि अंतिम उपयोग क्या हो रहा है। अब आप इसमें दिमाग लड़ाइए कि मशीन का, अब ये जो प्लांट मशीन है इसके प्रोड्यूसर के बाद कोई और यूज़ कर सकता है, नहीं, आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आप भी प्रोड्यूसर उस समय, मान लीजिए आपके अलावा कोई और कंज्यूमर यूज़ कर सकता है, नहीं, होगा करेगा प्लांट मशीन का भाई,
वो तो आपके द्वारा बनाए प्रोडक्ट का यूज़ करेगा ना, आपके प्लांट मशीन का करेगा नहीं ना। तो अंतिम यूज़ उसका वही हो रहा है, वही अंतिम वस्तु हो गई, क्योंकि उसके बाद कुछ, अब मशीन को तुम बदल कुछ और कर बना सकते हो नहीं, या उसका रेट बढ़ा सकते हो नहीं, अब उसका रेट घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्या है, उसके लिए अंतिम वस्तु हो गई। और वहीं लोहे का जो डाई बनाने में जो उसका कच्चा लोहा है वो उसको यूज़ कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गई, मध्यवर्ती वस्तु हो गई। क्यों, वो कच्चे लोहे को बदल कर आपके लिए क्या डाई बना रहा है, और डाई महंगी हो गई, डाई ज़्यादा उससे महंगी हो गई, उसने रिप्रोडक्शन भी कर दिया और प्राइस भी गेन कर दिया, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया, कच्चा लोहा, रो आयरन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने देखा कि उत्पादक के उपयोग पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उपयोग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उत्पादक क्या आपका अंतिम और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है, लेकिन आपको उपभोक्ता वो हमेशा अंतिम ही रहेगा। तो हमने ये पॉइंट जाना, तो हमारा इसी तरह अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं वाला कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म। अब हमारा वस्तु के प्रकार में जो दूसरा हेडिंग थी वो थी उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं, दोनों की सेम बात है, तथा पूंजीगत वस्तुएं, यानी कि कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स या कैपिटल गुड्स। ठीक है, पूंजीगत यानी कैपिटल गुड्स। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं पहले उपभोग वस्तुएं। देखिए सिंपल है ये आपने कहते हैं 11th में पढ़ी थी हिस्ट्री में, क्या उत्पादन करें वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक उत्पादक दो ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, या तो पूंजीगत का करेगा या उपभोक्ता यानी कि जो उपभोग के लिए यूज़ होती है, जो उपभोग के लिए यानी जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए होती है। और पूंजीगत, चलिए वो पूंजीगत बाद में देखेंगे, उपभोग देखते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी है, यह वे वस्तुएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। देखिए डेफिनेशन ध्यान दीजिए, यह वे वस्तुएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। क्या होती हैं उपभोग वस्तुएं? अब देखिए डेफिनेशन के एक एक लाइन को पर लाइन को हम पढ़ते हैं। यह वह वस्तुएं जो मानव आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट संतुष्ट करती हैं, यानी कि आपको भूख लगी, रोटी खाया, तुरंत भूख शांत। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपका भूख शांत, ये नहीं कि आपको किसी तीसरे मेथड से भूख शांत हो गई, आपका डायरेक्ट। आपको प्यास लगी, पानी पे डायरेक्ट शांत, आपके पास कपड़े नहीं थे, कपड़े पहने, आप डायरेक्ट आपकी संतुष्टि शांत। तो दोस्तों क्या है, ये वस्तुएं जो मानव आवश्यकता, जो आपकी जो मानवीय जो लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है प्रत्यक्ष रूप से, वो आपकी जैसे कपड़ा हो गया, रोटी हो गया, मक्खन हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है दोस्तों, जूता हो गया, ये सब आपकी क्या है उपभोग वस्तुएं हैं, और इनका प्रयोग अन्य वस्तु को उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। और देखिए जो उपभोग वस्तु होती हैं ये वो सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि के लिए होती हैं, ना कि उत्पादन के लिए। ये लोग संतुष्ट करके उनका नाश हो जाता है, उसका ये यूज़ में नहीं आती, तो इनसे इनको किसी प्रकार का प्रयोग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपने भूख लगी, रोटी खाया, अब रोटी के बाद के कुछ और उत्पादन करोगे, हाँ वो अलग बात है, कुछ और उत्पादन कर दोगे आप लोग, लेकिन वो उत्पादन नहीं करोगे जो लोग यूज़ में कर सके। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण मैंने दे रखा है, परिवार द्वारा उपभोग किया गया दूध तथा आइसक्रीम। देखिए इसमें मैंने खाली ये नहीं बोला कि उपभोग किया गया, मैंने लिख रखा परिवारों द्वारा, क्योंकि परिवार क्या है आपके उपभोक्ता हैं, परिवार क्या है आपके उत्पादक नहीं है। तो परिवार हमेशा अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो भी चीज़ खरीदेगा वो उत्पादन के लिए नहीं, उसमें आवश्यकता की संतुष्टि के लिए खरीदेगा। उत्पादक कभी अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए नहीं खरीदता, वो उत्पादन के लिए खरीदता है, तभी उसका नाम उत्पादक है। तो परिवार द्वारा उपभोग किया गया दूध या आइसक्रीम, परिवार द्वारा दूध और आइसक्रीम उनके लिए क्या उपभोग वस्तु है, क्योंकि उनसे कितना उनसे उनकी संतुष्टि डायरेक्ट शांत होगी और उनसे किसी का इससे कोई उत्पादन नहीं किया जाएगा, तो आपकी उपभोग वस्तुएं होती हैं। और उपभोक्ता वस्तुओं का भी वर्गीकरण किया गया है, 4, बहुत सिंपल है, 4 वर्गीकरण है। देखिए ये मैंने इस तरह से कुछ बनाया है ताकि समझने में बहुत आसानी होंगी। पहला क्या है, टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, तीसरा गैर टिकाऊ वस्तुएं, चौथा सेवाएं। देखिए तीसरा चौथे का जो कलर सेम होगा, थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे लिखते समय, कोई बात नहीं। तो पहला हम जानेंगे ये करके टिकाऊ वस्तुएं। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, क्योंकि बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। टिकाऊ वस्तुएं,
देखिए डेफिनेशन में देखते हैं, टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है तथा इनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है। इनका प्रयोग अंत तक बार बार किया जाता है। टीवी, कार, स्कूटर आदि इसके उदाहरण हैं। देखिए टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होती है? किसी चीज़ का ज़्यादा टिकना। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? टिकाऊ। जैसे आप बोलते हो ना क्या भाई ये ले ये ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, ये ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, ये नहीं टिकाऊ। जैसे आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हो कोई भी, कि ये ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, ये ज़्यादा टिकाऊ का मतलब क्या होता है? टिकाऊ मतलब ज़्यादा समय तक चलने वाली चीज़, वो जो टिकाऊ होती है, ज़्यादा समय तक टिकने तक। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ठीक है, तो इसलिए इसका नाम टिकाऊ वस्तु है। यानी कि टिकाऊ वस्तु वे वस्तु थे जिनको उपयोग कई वर्षों तक, यानी कई वर्षों तक, यानी कि आप इसका उपयोग 20-20, 30-30, 10-10, 11-12, 20-20 साल कर सकते हो। तो वो कई वर्षों तक किया जाता है। तो इनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है, यानी कि इनका जो मूल्य होता है, जो प्राइस होता है सापेक्ष, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस होता है वो भी बहुत क्या है, महंगा होता है। इनका प्रयोग अंत तक बार, यानी कि जब तक इनका अंत ना हो जाए तब तक इनका रेगुलर प्रयोग होता है। रेगुलर, कंटिन्यूसली। बार बार का मतलब क्या है? देखिए इसमें भी ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है टिकाऊ वस्तु में, कि कंटिन्यूसली ही इनका प्रयोग होगा, तभी तो टिकाऊ होनी चाहिए। देखिए कोई चीज़ अगर रेगुलर प्रयोग हो रही है, अगर वो टिकाऊ नहीं होगी तो लोग क्या फ़ायदा उसको खरीदने का। तो टिकाऊ वस्तुएं तभी टिकाऊ बनती हैं जब उनका रेगुलर प्रयोग होने पे भी वो ज़्यादा समय तक चलती हैं, तभी तो उनको टिकाऊ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। जिनका जब तक इनका अंत ना हो जाए, जब तक ये नष्ट ना हो जाएं, तब तक इनका प्रयोग रेगुलर कंटिन्यूसली चलेगा। जैसे कि आपका टीवी, कार, स्कूटर आदि, यानी कि टीवी आप रोज़ चलाओगे, टीवी रोज़ चलाते ही हैं, कार रोज़ चलाते ही हो, ऑफिस जाओगे, स्कूटर रोज़ चलेगा ही। और ये इनका जो प्राइस होता है वो हाई होता है। टीवी आपकी क्या है, 20-30 हज़ार की एलईडी लोगे, आजकल एलईडी चल रही है, टीवी तो है ही नहीं, तो 10-15 हज़ार महंगा है। कार लोगे 1-1.5 लाख, सॉरी 1 लाख तो मैंने नैना बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ, ये 4-5 लाख। ठीक है, स्कूटर लोगे, स्कूटर भी बंद हो गए, लेकिन खैर अब मान लो स्कूटी, बाइक जो भी है वो भी आपके बजाय 50-60 हज़ार से कम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें महंगी हैं, और दूसरा कई वर्षों चलती है। आपके स्कूटर, कार, टीवी क्या है, 10-10, 15-15, 20-20 साल चलने वाली चीज़ें हैं और रेगुलर चलती हैं, तो इन्हें टिकाऊ कहा जाता है। ज़्यादा इनका ड्यूरेबल, ज़्यादा इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी कि ज़्यादा ये स्थिर टिकाऊ होती हैं। तो टिकाऊ वस्तुएं ये होती हैं। ठीक है, ये भोग, क्योंकि और ये इनका क्या कंजप्शन होता है। इनका आप अपनी आवश्यकता संतुष्टि, टीवी किस लिए देख रहे हो? अपनी संतुष्टि के लिए, कि भाई बोर हो गए, मन हो गया, थोड़ा कार्टून देखेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, यानी कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी यानी कि आधी टिकाऊ होती हैं, आधी नहीं, मतलब पूरी तरह से टिकाऊ नहीं होती। अब ठीक है, डेफिनेशन आप समझ जाएंगे। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ समय अधिक तक किया जाता है। इनका मूल्य भी अधिक नहीं होता। कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी आदि इसके उदाहरण हैं। अब देखिए अर्ध टिकाऊ, देखिए टिकाऊ मतलब पूरी टिकाऊ, पूरे लंबे समय तक चलने वाली। लेकिन अर्ध टिकाऊ मतलब यह है कि लंबे समय तक चलती नहीं है, कुछ समय तक चलती है, लेकिन बिल्कुल कम समय तक नहीं चलती। ये नहीं कि आपका 5-6 महीने खत्म नहीं, यानी कि 1 साल या 1 साल से ज़्यादा ही चल सकती है, यानी कि 2-3 साल, मैक्सिमम 3 साल 4 साल, ये नहीं 6-7 साल नहीं, मैक्सिमम 2-3 साल आपके यहाँ चलती हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका मूल्य भी क्या है, आपका टिकाऊ के मुकाबले कम होता है। टिकाऊ वस्तु के मुकाबले कम होता है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है मैंने, कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी। अब देखिए कपड़े, तो कपड़े आपको लाख के आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन कपड़े आपके 300 के भी आते हैं, 400 के भी आते हैं, 150 के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कपड़े आपके क्या हैं, कपड़े क्या आपके 10 साल 15 साल चलते हैं? नहीं, कपड़े आपके क्या है, ज़्यादा मैक्सिमम 1 साल 2 साल मैक्सिमम आजकल चलते हैं। आजकल लोग 1 साल भी ज़्यादा कह दिया, आजकल लोग महीने 10-15 दिन में चलते हैं, फैशन आजकल बदल जाता है। तो दोस्तों क्या है, कपड़े, फर्नीचर, बेड आपके क्या है, ज़्यादा समय तक चल सकते हैं? नहीं। क्रॉकरी यानी कि आपके कप वप, ये क्या चलते ज़्यादा, 1-2 साल में टूट जाते हैं, घिस के खुद ही रंग उड़ जाता है, तो अब फेंक दे तो उनके ज़्यादा यूज़ क्या, 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 साल से कुछ अधिक समय, कुछ मतलब पूरा अधिक समय नहीं, कुछ अधिक समय, यानी 1 साल थोड़ा अधिक, जैसे कि 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, इतना, इससे ज़्यादा नहीं चल पाता है। उनका मूल्य भी क्या है, टिकाऊ के मुकाबले कम होता है। तो ये अर्ध टिकाऊ होती हैं,
यानी कि पूरी तरह टिकाऊ नहीं होती, लेकिन लगभग ये टिकाऊ होती हैं, लगभग कुछ समय के लिए चल जाती हैं। और तीसरी क्या है, गैर टिकाऊ तथा अथवा एकल उपयोग वस्तुएं, इन्हें गैर टिकाऊ कह लो या एकल उपयोग वस्तुएं। अब देखिए ये ना टिकाऊ है ना आधी है, ये गैर यानी बिल्कुल ही टिकाऊ नहीं है, यानी कि ये आपकी एक दिन भी टिकती नहीं है। यानी कि एकल उपयोग वस्तु की एकल मतलब होता है एक बार प्रयोग में लाई गई, बस एक बार उसको प्रयोग कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि आपका क्या है, ये ब्रह्मास्त्र की तरह है, जैसे ब्रह्मास्त्र आप एक बार यूज़ कर सकते हो, बार बार नहीं, तो सेम ऐसी है। तो ये गैर टिकाऊ यानी बिल्कुल टिकाऊ ही नहीं है, जिनको बस आप एक बार प्रयोग कर सकते हो। डेफिनेशन में क्या है, गैर टिकाऊ तो एकल उपयोग वस्तुएं जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, यानी उनका जो यूज़ है वो सिर्फ एक बार के बाद वो नष्ट हो जाती हैं, उसके बाद उसका आप यूज़ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए दूध तथा पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग कहोगे, मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जी हम तो दूध तो लाते हैं आधा किलो, उसको तो हम सुबह भी उबाल के पीते हैं, शाम को भी आधा करके 250 ग्राम पीते हैं। देखिए दोस्तों, इसको इस तरह मत समझिए, इसको तरह समझिए कि जो आपने दूध पिया, जितना आपने दूध पिया, क्या वो दूध वापस आ जाएगा? ये बताओ। अब आप वो 250 ग्राम दूध का प्रयोग आप एक ही बार तो कर सकते हो कि बार बार कर रहे हो? बताओ। जो आप फिलहाल में उपभोग कर रहे हो उसका उपयोग, जो आप अभी संतुष्टि के लिए ले रहे हो, उसका उपयोग तो एक बार ही होगा। अब आधा किलो दूध का उपयोग तो एक ही बार हो रहा है, बताओ, कि 2 बार हो रहा है? 2 बार तो 250 ग्राम हो रहा है ना, आधा किलो थोड़ी हो रहा है। 250 ग्राम पूरा तो आधा किलो हुआ, उपयोग तो एक बार ही हुआ ना आधा किलो। दिमाग दो तो दिमाग लगाओ उसमें। अब आप लोग, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम तो आधा किलो 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 2 बार कैसे? आधा तो पूरा एक हो जाएगा 2 बार को। लेकिन आप सुबह शाम आधा किलो का 250 ग्राम यूज़ कर रहे हो, होगा तो वो आधा किलो एक ही बार ना। 2 बार तो 250 ग्राम हुआ ना, और वो भी क्या पूरा आधा किलो एक बार ही हुआ है। तो दोस्तों क्या इसमें, जो आप अभी जो और आप 250 ग्राम भी ले लो, तो 250 ग्राम पे जो आपने अभी यूज़ करा वो एक बार ही तो यूज़ करा। अब शाम को आप दूसरा लोगे ना, वो थोड़ी लोगे। तो क्या जो एक बार प्रयोग में लाती है, तो पेट्रोल आपने 1 लीटर आपका क्या है, 1 लीटर में 100 ग्राम उड़ गया, तो 100 ग्राम वापस थोड़ी आएगा। ये थोड़ी कि आप 100 ग्राम दोबारा ला दोगे फिर 1 लीटर हो जाएगा, नहीं ना। तो क्या ये एक बार इनका प्रयोग कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ये बात ख़त्म, यानी कि बिल्कुल टिकाऊ नहीं होती। तो आपकी ये गैर टिकाऊ। चौथा क्या है, सेवाएँ, सर्विसेज। सेवाएँ क्या होती हैं आपकी, देखिए इसको भी जान लेते हैं। सेवाएँ, देखिए सेवाएँ भी आपकी आती हैं। सेवाएँ व गैर भौतिक वस्तुएँ। सेवाएँ वे लिखा है, मैं वह लिख दिया। सेवाएँ वे गैर भौतिक वस्तुएँ हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकर आदि इसके उदाहरण हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें हम चीज़ देख रहे हैं कि देखिए सर्विसेज, आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें कौन संतुष्टि मिले। देखिए संतुष्टि देखिए आपकी किसी भी तरह से मिल सकती है, फिजिकली भी मिल सकती है और नॉन फिजिकली भी। देखिए संतुष्टि तो किसी मिल सकती है। अब मान लीजिए आपको क्या है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि आपको रोग हुआ है तो आपको रोग हुआ तो आप इलाज के लिए किस पे जाते हो, सेटिस्फिकेशन के लिए, संतुष्टि के लिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को आप खा थोड़ी रहे हो, कंज्यूम थोड़ी कर रहे हो। उसकी जो सेवा है, जो आपको ट्रीट कर रहा है, वो क्या आप खा रहे हो? नहीं, उसकी इलाज को आप महसूस कर रहे हो और फिर भी आप सेटिस्फाई हो रहे हो। वकील है, वकील जो आपको सेवा देता है, आपको केस लड़का आपको संतुष्टि प्रदान, आपको जिता संतुष्टि प्रदान करता है, वो अपनी आप उसकी बहस थोड़ी खा रहे हो, वो आप महसूस कर रहे हो। तो इसमें पहले नंबर गैर भौतिक यानी नॉन फिजिकल। जो फिजिकल, भौतिक मतलब क्या होता है, जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू के देख सकते हो, छू कर, वो होती है भौतिक। गैर भौतिक यानी जिसे आप सिर्फ और सिर्फ देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते, छू के महसूस नहीं कर सकते। ऐसे नॉर्मली आप क्या है, उससे बस आपको फील होती है बस। ठीक है दोस्तों, तो आपकी क्या है, वही सेवाएं होती हैं जो मानव आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, बिल्कुल। जैसे इस समय लोगों को लॉकडाउन में पुलिस प्रत्यक्ष रूप से आपको कहते हैं संतुष्ट कर रही है। जिनको मसाज करानी है बाहर लेकर जाते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट किया जा रहा है पुलिस द्वारा, तो वो आपकी सेवा में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या मजाक था मेरा, कोई चले मत जाना मसाज के लिए बाहर। तो डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकर आदि इसके क्या आपके उदाहरण हैं। ठीक है, घरेलू नौकर अपनी सेवा देकर आपको संतुष्ट करता है।
तो सेवाएं भी आपकी क्या है, उपभोक्ता वस्तु में आती है। तो हमने पढ़ा उपभोक्ता वस्तु क्या है, उसके 4 वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये भी बहुत, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बस ये तो एक ही डेफिनेशन ख़त्म। पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, पढ़ते हैं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और जिनका उच्च मूल्य होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों तो ये मैंने परिसंपत्तियों लिख दिया, परिसंपत्तियाँ आना था, परिसंपत्तियाँ होती हैं। ठीक है, उदाहरण प्लांट तथा मशीनरी। अब देखिए ये तो आपको डेफिनेट पढ़ते ही समझ आ गया होगा, नहीं भी आया जिनको मैं बताता हूँ। पूंजीगत वस्तु जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, यानी कि पूंजीगत वस्तु कैपिटल गुड्स वो वस्तु होती हैं जो एक बार यूज़ करने में नहीं होती, जो कुछ समय तक नहीं चलती, वो कई वर्षों तक, जैसे टिकाऊ वस्तु थी ना कई वर्षों चलती थी, वैसे ही पूंजीगत वस्तुओं में ये भी कई वर्षों तक चलती रहेगी। ये भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी वस्तु चलेंगी, ज़्यादातर 20-25 साल, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है आपके उत्पादन की प्रक्रिया में। और इनका मूल्य काफ़ी हाई होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी होती हैं इनका मूल्य। और ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं, सबसे देखिए मेन बात पूंजीगत वस्तुओं में। ठीक है दोस्तों, अब स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर जो चल नहीं सकती, जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो आपकी स्थिर होती हैं। ठीक है, यानी कि आपका कांस्टेंट स्टेबल होती हैं, वो आपकी स्थिर। ठीक है, अब मैं बोल दूँ, अब बच्चे इसमें क्या पूंजीगत वस्तु में पैसा भी समझ लेते हैं, पैसा नहीं होता पैसा, क्योंकि इसमें क्यों नहीं होगा पैसा, क्योंकि पैसा आपका स्थिर नहीं है, पैसा आपका ट्रांसफ़र होता रहता है। अभी आप पे 1 लाख है, अब आप तक 1 लाख में से आपने 50,000 ट्रांसफ़र कर दिया किसी को, तो आपको 50,000 बच गया, 1 लाख थोड़ी रहे, तो आपका क्या है, वो स्थिर नहीं है। आपका जो धन मुद्रा पैसा है वो आपका स्थिर नहीं है, तो इसी कारण वो पूंजीगत वस्तु नहीं होती। देखिए पूंजीगत वस्तु की सबसे अच्छी पहचान क्या है, इस डेफिनेशन में जो एक लाइन है, स्थिर परिसंपत्तियाँ होती है, वो समझ लो। जो स्थिर नहीं होगी पूंजीगत वस्तु नहीं होगी, बात ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो क्या है इसमें प्लांट था मशीन, या प्लांट बैठा दिए कहीं तो उसको उठा के कहीं फेंक थोड़ी दोगे, या उठा के आप शिफ्ट कर दो साल भर, नहीं ना। और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, और इनके बहुत एक्सपेंसिव होती है, 10-12 लाख की ये बैठते हैं प्लांट, ज़्यादा जगह बैठते हैं, मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ। तो क्या ये एक्सपेंसिव होता है और स्थिर होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये उत्पादन प्रक्रिया में बहुत लंबे समय तक चलती हैं। तो आपकी पूंजीगत वस्तु ये होती हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे और भी आगे। हमने देखिए इस क्लास में क्या पढ़ा, इस क्लास में हम पढ़ा कि एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती हैं, वस्तु का अंतिम उपयोगी महत्व रखता है। उपभोग वस्तु तो पूंजीगत वस्तु के बारे में पढ़ा, और उपभोग वस्तु का हमने वर्गीकरण में 4 वर्गीकरण पढ़े, टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाएं। फिर हमने पूंजीगत वस्तु पढ़ी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।